नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी सीने का दर्द। अभी मैं जिसके पास से लौटा हूँ, तस्वीरों का यह एल्बम उसी ने ही दिया है। मेरा मन बहुत उदास है। इस वक्त मैं सिर्फ तकिए में सिर छिपाकर चुपचाप लेटा रहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कॉटेज की सीढ़ियों पर किसी भी मरीज की आहट ना हो, ना कोई फोन आए और ना इमरजेंसी का कोई केस। पर रात के राउंड पर मुझे जाना होगा। हर मरीज मेरी राह देख रहा होगा। मुझे देखकर मरीजों के चेहरे पर धीरज के भाव आ जाते हैं। उनकी दर्द भरी आंखों से राहत की किरणें फूटने लगी हैं। किरणें, पर मुझे देखकर किरण अधीर हो उठी थी। बिस्तर से तो नहीं उठ पाई, पर उसके चेहरे पर दर्द की छायाएं और भी गहरी हो गई थी। साफ तकिए पर किरण सिर रखे चुपचाप लेटी थी। उसके वही भूरे भूरे बाल एक तरफ से ढीले होकर माथे पर उठे हुए थे और बहुत ही ढीले बंधे हुए रूखे रूखे जुड़े के बाल पंखे की हवा में रेशमी डोरों की तरह फिसल रहे थे। मैंने उसे दरवाजे से घुसते ही देखा तो वह एकाएक बहुत विचलित सी हुई, फिर धीरे से मुस्कुराई और उसकी थरथराती हुई उंगलियों ने माथे पर आई पसीने की बूंदों को हल्के से पोंछ लिया था। कुछ क्षणों बाद स्थिर होते ही सबसे पहले उसने कहा था, रिसीवर नीचे रख दो। मुझे कुछ बुरा भी लगा था और किरण की पुरानी आदत की भी याद आ गई थी। जो बात गैर जरूरी होती थी उसे वह पहले करती थी और जरूरी को बाद में। आज 3 साल बाद मिलने पर पहली जो बात उसके मुंह से निकली वह यही कि रिसीवर नीचे रख दो। मैंने पहले की तरह उसकी बात मान ली और टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख दिया। शायद वह नहीं चाहती थी कि इस वक्त उसे कोई परेशान करे, क्योंकि आज 3 साल बाद हम मिल रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब वह मुझसे बैठने को कहेगी। वह बोली, जयंत जरा पर्दा खिसका देना प्लीज। हालांकि मैं यह सोचकर नहीं गया था कि किरण बड़े जोर शोर से मेरा स्वागत करेगी, क्योंकि वह बीमार थी, पर इतना तो सोच ही रहा था कि वह शायद मुझसे मेरे बारे में बहुत सी बातें करेगी। उसकी आंखों में कुछ पुरानी बातों की यादें उमड़ेंगी और वह मुझसे कम से कम यह तो पूछेगी कि फ्रांस में दिन कैसे बीते, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क है, जिंदगी कैसी है वहाँ। पर 1.5 घंटा बैठने पर भी उसने कुछ नहीं पूछा। हारकर मैंने ही उसके बारे में पूछता रहा कि विश्वविद्यालय में तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं, पढ़ाते वक्त लड़कियां परेशान तो नहीं करती, या लड़कियों के हॉस्टल की वार्डन होने के नाते क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वह बहुत छोटे छोटे जवाब देती रही। लगता था उसकी रुचि अपने में भी नहीं है, और जहाँ इतना बेगानापन हो वहां तो मन ही नहीं लगता। पर ना जाने क्यों फिर भी किरण के पास से उठने को जी नहीं कर रहा था। और अब शायद कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो की जा सकती थी। एक डॉक्टर के नाते मैं उसका हाल पूछ सकता था, पर वह अपनी बीमारी से भी जितनी अलग अलग दिखाई पड़ रही थी उसके कारण चिंता प्रकट करने का साहस भी नहीं हुआ। आखिर वह बोली, तुम्हें अपने मरीजों को देखना होगा। अच्छा, तुम्हें एक चीज दे दूं। वह अलमारी खोलो, बीच वाले खाने में एक काला सा एल्बम है, उसे उठा लो। मैंने उठकर अलमारी खोली, एक बार किरण की तरफ देखा और फिर अलमारी को, जैसे शायद मैं यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि 32 बरस की किरण की यह अलमारी हो सकती है। उसमें कुछ कापियां और किताबें थी और वही अलार्म घड़ी जो 10वीं का इम्तिहान देते वक्त किरण इस्तेमाल करती थी। गर्ल्स गाइड का वही स्कार्फ जो पहनकर वह बड़ी शान से जाया करती थी। रंगों का वही पुराना डिब्बा रखा था जिसमें किरण ने लक्ष्मीबाई और सीता की अग्नि परीक्षा वाली तस्वीरें बनाई थी। वह गुड़िया भी मौजूद थी जिसकी शादी का इंतजाम उसने बचपन में किया था, पर उसकी सहेली शोभा लड़कर अपना गुड्डा लेकर चली गई थी और मैं पंडित बना शादी कराने का इंतजार करता ही रह गया था। तभी किरण की आवाज आई, औरतों की चीजें नहीं देखते, एल्बम उठा लाओ। औरत औरत, यह शब्द बड़ा अटपटा सा लगा था। एल्बम उठाते उठाते गहरी नजरों से मैंने अलमारी को फिर देखा और ना जाने क्या क्या था उस अलमारी में। इतनी चीजें और इस बेतरतीबी से पड़ी थी कि कुछ भी एक नजर में साफ नहीं होता था। मेरा मन पुरानी तारीखों में भटकने लगा। मैंने बहुत चाहा कि किरण से कुछ वे बातें करूं जो गुजर चुकी हैं, पर नहीं कर पाया। एल्बम निकालकर मैं कुर्सी पर बैठ गया
और ज्यों ही बीच से खोला तो मुझे अपनी वह तस्वीर दिखाई पड़ी जिसमें मैं बेस्ट स्काउट होने का इनाम ले रहा हूँ। आज से 15 साल पहले की बात। मैं इंटर में पढ़ रहा था और किरण बीए में पहुंच चुकी थी। किरण मेरी हर बात में रुचि लेती थी। मुझे इनाम मिलना था, इसलिए वह भी उस समारोह में आने वाली थी। मुझे खूब याद है, 2 दिन पहले ही किरण ने कहा था, ए जैन, प्राइज लेने मेरे साथ चलना, समझे। और पता नहीं क्यों तब मैं कुछ समझ नहीं पाता था। किरण मुझसे 2 साल बड़ी थी, सीनियर थी, लेकिन फिर भी वह मेरे पीछे लगी रहती थी। कभी अकेले में बैठा कर मेरे बालों पर हाथ फेरती, मेरे नाखून देखती और शर्मा शर्मा कर मुस्कुराया करती थी। पर प्राइज वाले दिन उसे बुखार आ गया था और मैं अकेला ही गया था। लौटकर अपने घर जाने से पहले मैं किरण के पास पहुंचा था। उसने मेरे पुरस्कार वाला कप अपने तपते हुए हाथों में नरम कबूतर की तरह दाब लिया था और कई क्षणों तक मुझे देखती रही थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह जल रहा था। मैंने पूछा था, माथा दुख रहा है? हाँ, उसने कहा था। फिर कप मुझे देते हुए बोली थी, इसे बहुत संभाल कर रखना। मैं उसके सिर के पास चिपका हुआ बैठा था और उसकी जलती हुई सांसें महसूस कर रहा था। किरण दर्द से कर्रा रही थी। मैंने सिरहाने से बाम उठाकर उसके माथे पर लगाया तो उसने आंखें मूंद ली। पसीजे हुए पलक तितली की तरह थरथरा रहे थे। मैंने पूछा, कुछ आराम मिला? हाँ, कहने के एक क्षण बाद ही वह फिर कर्राई थी। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर कस लिए। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ घबराकर पूछा था, क्यों, कहीं और दर्द हो रहा है? हाँ, सीने में बहुत दर्द है। पसीजी हुई पलकें बंद किए हुए बोली। मैंने उसकी गर्दन के नीचे सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ और नीचे। और मेरे हाथ बढ़ाते ही चिटकिनी के बटन ढीले टाकों की तरह खुल गए और किरण की पसीजती गर्म देह की गहराइयों ने मेरा हाथ कांप कर जड़ हो गया। मैंने कुछ भी नहीं देखा। किरण ने तकिए में एक और मुंह गड़ा लिया था। शायद मेरी उंगलियां कुछ थरथराई और हथेली में ठंडी जलन हुई थी और मैं चाहे अनचाहे हाथ नहीं हटा पाया। सूखते गले से मैंने पूछा था, अब कैसा लग रहा है? राहत सी मिलती है। उसी तरह मुंह गड़ाए गड़ाए किरण बुदबुदाई। पता नहीं कब मेरा हाथ उसके हाथ में चला गया और उसने मेरी हथेली अपनी आंखों पर दबा ली। फिर नीचे सरकाकर उसने अपने होठों पर फेरती रही। मेरी उंगलियों के पोर उसकी पसीजी बंद पलकों पर कांपते रहे थे। मेरे जाते वक्त भी उसने आंखें नहीं खोली थी। उसके बाद जब भी मैं उससे मिलता बेहद निकटता महसूस करता और उसके बाद बहुत नजदीक सटकर बैठने की कोशिश में ही रहता। और एक दिन जब वह कुछ उदास थी, मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इससे ज्यादा पूछ सकने के लिए शब्द नहीं थे मेरे पास, पर इन सीमित शब्दों में कुछ छिपा हुआ था। किरण कराहने का अभिनय करके मुस्कुरा दी और उसके बाद मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए उसी ने उकसाया था और मैं 2 साल बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चुन लिया गया था। सरकारी वजीफे पर विदेश जाने की बात उठी तब किरण ने ही बहुत जोर देकर मेरी अर्जी भिजवाई थी और मेरी उम्मीद के खिलाफ मुझे जाने का अवसर मिल ही गया था। उन्हीं दिनों मेरी शादी के लिए कुछ तस्वीरें आई थी और माँ से लेकर मुझे किरण ने ही एक एक तस्वीर दिखाई थी और बोली थी, क्यों, कोई है तुम्हारे लायक? मैं देखता रह गया था। एक तस्वीर की ओर इशारा करके मैंने मजाक में कहा था, यह बुरी तो नहीं है? तब किरण के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए जैसे वह मुझे परख रही हो। फिर धीरे से बोली, ये तस्वीरें माँ को लौटा देना। मैंने इनकार किया तो वह लेकर चली गई। धीरे धीरे ऐसा लगा कि किरण की छाव मुझसे दूर होती गई और जब भी वह मुझे देखती तो मेरी आंखों में वह कुछ खोजने की कोशिश करती और खामोश रहती। उसकी वह खामोशी मैं फिर तोड़ नहीं पाया। विदेश से लौटने के बाद सिर्फ यही पता चला कि किरण ने शादी से इनकार कर दिया है और किसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर हो गई है। आज इलाहाबाद के इस अस्पताल में आए हुए मुझे 10 महीने से ऊपर हो रहे हैं, पर मुझे किरण की याद नहीं आई। माला यही थी, शायद इसलिए भी। जब से माला कुछ दिनों के लिए घर गई है तब से रोज मुझे किरण का ध्यान आता था, पर मैं उससे अकस्मात ही मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज सुबह जब मैं अपने को रोक नहीं पाया तो मैंने उसके विभाग में फ़ोन किया और मुझे पता चला कि वह बीमार है और अपने हॉस्टल के कॉटेज में है। पता नहीं क्यों मैं चलाया। कभी कभी पुरानी यादें लंबी दूरियों तक खींच ले आती हैं और बड़ी पीड़ा दे जाती हैं। वहां बैठे बैठे किरण ने मुझे एल्बम आगे खोलकर नहीं देखने दिया। मैं निस्तब्ध उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे दर्द के बादल घुमड़ रहे थे और उसने अपना मुंह तकिए में गड़ा लिया। मैं नहीं जानता कि किरण के बारे में क्या सच है और क्या झूठ, पर इस तरह लेटे देखकर मेरी आंखें भर आई और मैंने पूछा, तबीयत कैसी है?
किरण ने अपनी फूलती सांस को संभालते हुए बस इतना ही कहा, बहुत दर्द है सीने में। और यह उसका दिया हुआ एल्बम सामने खुला हुआ है। इसमें मेरी ही तस्वीरें लगी हुई हैं। यह मेरा इतिहास है, बचपन से विदेश जाने तक का। इस एक पन्ने पर अखबार की वह कटिंग भी लगी है जिसमें मेरा चित्र छपा है और विदेश जाने की सूचना है। डिग्री वाली तस्वीरें हैं। किरण की जितनी तस्वीरें मिल सकी वे सब समयानुसार लगी हुई हैं, जैसे कि वह खामोशी से मेरे जीवन के हर कदम का अनुसरण करती रही है। इस पृष्ठ पर वे तस्वीरें हैं जो मेरे विवाह के लिए लड़कियों के घर वालों ने भेजी थी, और इसी पृष्ठ पर एक कोने में एक तस्वीर की जगह खाली है। कोने लगे हुए हैं पर तस्वीर नहीं है। मैं चुपचाप लेटा रहना चाहता हूँ, कुछ भी करना नहीं चाहता था। और यह मुसीबत, फ़ोन की घंटी, मैंने सोचा कि रिसीवर उठाकर नीचे रख दूँ, लेकिन अब तो इसे उठाना ही पड़ेगा। हो सकता है किरण का हो, मन कहता है उसी ने फ़ोन किया होगा, क्योंकि वह सामने कभी ज़्यादा बात नहीं करती। यस जयंत, कौन सिस्टर, क्या बात है? बहुत ज़्यादा खराब है? बेड नंबर 30, कौन मरीज है? हाँ, वकील साहब की माँ, क्या बहुत सख्त दर्द है सीने में? अभी आता हूँ। स्टेथोस्कोप भी ना जाने कहाँ है, वक्त पर कोई चीज़ नहीं मिलती। अब तो जाना ही होगा उन बूढ़ी मरीजा को देखने। सीने में दर्द है, सीने में दर्द है। पता नहीं कैसा है यह सीने का दर्द, कौन सी कमी है जिंदगी के तन में कि यह दर्द बार बार उभरता है, हर उम्र में उभरता है और हर एक के उभरता है।